क्या मरीख पे कोई और मखलूक रहती है? क्या इंसान भी पहले मरीख पे रहा करता था? और क्या अब भी इंसानों का मरीख पे जाके बसना मुमकिन है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें। मरीख, जिसे हम हिंदी ज़बान में मंगल ग्रह और लातीनी ज़बान में मार्स कहते हैं, ये निज़ाम शमसी का 5वां सबसे बड़ा सैयारा है। अगर सूरज से दूरी की बात करें तो ये चौथे नंबर पर आता है। कुछ लोगों को लगता है कि ज़मीन के तबाह हो जाने के बाद हमारा अगला घर यही होगा। ऐसा मुझे नहीं, इन भाई साहब को लगता है। एलोन मस्क, जो कि इस कोशिश में है कि अपने अदारे स्पेस एक्स के ज़रिए इंसानों को 10 लाख नफूस तक मरीख पर बसाएं, इनकी तरफ से की जाने वाली कोशिशें और इसके लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में हम आइंदा वीडियो में बात करेंगे। सैयारा मरीख जो हमें खला से सुर्ख रंग का नज़र आता है, इसका ये सुर्ख रंग इस पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से है और ये पूरे सैयारे पे फैला हुआ है। इसी की वजह से हम इसको सुर्ख सैयारा या रेड प्लैनेट कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी जसामत की, तो इसकी जसामत ज़मीन से कदरे कम है। यही वजह है कि इसकी ग्रेविटी ज़मीन का महज 38% है, यानी इस पर हमारा वज़न ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 38% होगा। अब इसकी ग्रेविटी कम होने के बायस इसके करीब जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पतला है, क्योंकि हवा को काबू में रखने के लिए इसके पास इतनी ग्रेविटी या कशिश शकल मौजूद नहीं है। इतनी कम ग्रेविटी होने की वजह से हमारे जिस्म पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारा मांस, हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स इतनी कम ग्रेविटी के आदी नहीं है। इसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। यानी ग्रेविटी के एतबार से ये रहने के काबिल नहीं है। अगर हम बात करें इस पर पाई जाने वाली गैसेस के बारे में, तो इस पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 95.3% है। इसके अलावा नाइट्रोजन, आर्गॉन और बिल्कुल हल्की मकदार में यानी कि 0.2% ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि ज़मीन के मुकाबले यानी 21% से बहुत ही कम है। वैसे ना ही तो मरीख पे कोई रहता है और ना ही इंसान वहाँ से आया था। अगर हम इसकी सतह की बात करें तो इसकी सतह पर ज़मीन की तरह पहाड़ और शहाब साकब टकराने के बायस बनने वाले गड्ढे या क्रेटर्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे मशहूर क्रेटर, जिसको हम गेल क्रेटर के नाम से जानते हैं, नासा की जानब से भेजा गया क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में इसी क्रेटर के करीब लैंड किया था और उसने कई सालों तक इसकी सतह का मुआयना किया और नित नई तस्वीरें भेजकर दुनिया को हैरान किया। इस सैयारे पर ठंडी हो चुकी आतिशफ़शां मौजूद हैं। इनमें से एक आतिशफ़शां जो कि निज़ाम शमसी की सबसे बुलंद चोटी बनने का बायस है, जिस चोटी को हम ओलंपस मोन्स के नाम से जानते हैं। इस चोटी की ऊंचाई 25 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर के करीब है। इसके साथ साथ इस पर बहुत बड़ी बड़ी वादियाँ भी मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये सैयारा कभी जियोलॉजिकली एक्टिव था और इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो गर्दिश करती थी, जिसके बायस ये वादियाँ बनी हैं। इनमें सबसे बड़ी वादी, जिसको हम ग्रेट कैनियन के नाम से जानते हैं, ये इतनी बड़ी है कि इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर जबकि गहराई 7 किलोमीटर है और ये हमें खला से बिल्कुल साफ नज़र आती है। अगर हम बात करें इसके कोर की, तो इसका कोर भी ज़मीन के कोर की तरह
आयरन और निकल से मिलकर बना है, लेकिन इसमें सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जिसके बायस ये ज़मीन की तरह अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखता। मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से सूरज की तरफ से आने वाली सोलर विंड्स या शमसी हवाएं सीधे इसकी सतह के साथ आकर टकराती हैं और इसके माहौल को, इसके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल तबाह कर देती हैं। इसके साथ सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इसकी सतह पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी की शुरुआत या उसको नशोनुमा पाने के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और किसी भी किस्म की ज़िंदगी की शुरुआत या उसके नशोनुमा पाने को गैर मुमकिन बनाती हैं। ज़मीन के पास एक्टिव कोर मौजूद है जो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि सूरज से आने वाली शमसी हवाओं को खिला में बिखेर देती है और ये हवाएं या अल्ट्रावायलेट रेस ज़मीन के ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से ज़मीन अपना एक मजबूत एटमॉस्फेयर रखती है। मरीख का औसत दर्जा हरारत ज़मीन से बहुत कम है। सर्दियों में पोल्स के करीब दर्जा हरारत -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो गर्मियों में इक्वेटर के करीब दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। रात के वक्त दर्जा हरारत -140 डिग्री रहता है। दर्जा हरारत के लिहाज से भी मरीख आम हालात में रहने के काबिल नहीं है। मरीख पर मौजूद सूखी नहरें और बड़ी बड़ी वादियाँ इस बात का सबूत हैं कि मरीख पर अरबों साल पहले कभी लिक्विड वाटर या माया हालत में पानी बहा करता था, जो कि अब बिल्कुल सूख चुका है। फिर ये पानी गया कहाँ? इसकी वजह यह है कि मरीख ने जब अपना एटमॉस्फेयर खो दिया तो इसके पास तो हवा का दबाव कम होने के बायस सारे का सारा पानी बुखारात बन के हवा में उड़ गया और खला में कहीं गुम हो गया। मरीख के पोल्स पर बहुत सारी बर्फ़ मौजूद है जो हम खला से देख सकते हैं। ये बर्फ़ दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ड्राई आइस की शक्ल में मौजूद है। इसके अंदर बहुत सा पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा कई मकामात पर मरीख की सतह के नीचे जमा हुआ पानी मौजूद है जिसे हम परमोफ्रॉस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड वाटर की तो मरीख का दर्जा हरारत इंतहाई कम होने के बायस यहाँ लिक्विड वाटर मौजूद नहीं है और गर्मियों में जो भी पानी गर्मी की वजह से माया में तब्दील होता है वो प्रेशर कम होने की वजह से बहुत जल्द बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है। अभी तक जो भी हमने मरीख के बारे में जाना उससे हमें ये मालूम होता है कि मरीख किसी भी लिहाज से इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। ना वहाँ मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है, ना वहाँ मतलूबा मिकदार में पानी मौजूद है और ना वहाँ मतलूबा मिकदार में एटमॉस्फेयर मौजूद है, ना ही ग्रेविटी मौजूद है। फिर हम क्या करें कि हम मरीख के ऊपर अपनी कॉलोनी को बसाएं या इंसानों को वहाँ पे जाके बसाएं? तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जो सबसे एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, ऑक्सीजन, उसको प्रोड्यूस करना होगा। ऑक्सीजन हम इब्तदाई तौर पर ज़मीन से ही फराहम करेंगे मरीख पर रहने वाले लोगों को। बाद में हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन को अलहदा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मरीख की सतह के नीचे जमा हुआ पानी, इसको हम अपनी सहूलत के मुताबिक पिघलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें वहाँ शेल्टर्स बनाने होंगे जिसमें हम मसनूई तौर पे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, जहाँ पे प्रेशर इतना हो कि उस प्रेशर में हम आसानी के साथ सांस ले सकें। इसके अलावा हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करना होगी, साथ में आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगी ताकि हम सूरज से आने वाली सोलर विंड्स या अल्ट्रावायलेट रेस से महफूज रह सकें। और जब तक हम मरीख को रहने के काबिल नहीं बना लेते तब तक हमें ये सारी ज़रूरी अशिया जो हैं वो ज़मीन से मरीख को फ़राहम करना होंगी। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा है। आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से मरीख को हम टेराफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको इंसानों के रहने के काबिल बना सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको बनाने में जो मेहनत हुई है उसको अप्रिशिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमें ये हौसला हो कि लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।